गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डीएलएड 4th सेमेस्टर का तीसरा पार्ट है, विद्युत का तीसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा आपको। किसमें आपको सबसे पहले आपको जानना होगा प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ना होगा? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आपको बताया जाता है कि प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से किया जाता है, जिसमें पहला होता है आपका श्रेणी संयोजन। क्या होता है? श्रेणी संयोजन, जिसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। श्रेणी संयोजन में क्या होता है? सबसे पहले आप जानिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन। देखिए, माने इस संयोजन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। मान लीजिए आपका ये पहला प्रतिरोध है, ये इसका क्या है? दूसरा प्रतिरोध है। ये इसका क्या है? तीसरा प्रतिरोध है। तो आपने देखा कि ये पहला प्रतिरोध, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। तो आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये इसका A पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये आपका C पॉइंट हो गया और आपका D पॉइंट हो गया। तो आप देखिए कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, माने ये वाला, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, ठीक। और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन कहते हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात होती है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है। जैसे इसके बीच में विभवांतर V1 होगा, इसके बीच का विभवांतर V2 होगा और इसके बीच का विभवांतर क्या होगा? V3 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर का मान क्या है? अलग अलग है, जबकि धारा का मान जो होता है, धारा I जो होगा वह समान प्रकार का होगा। क्या होगा? समान प्रकार का होगा। माने सभी प्रतिरोधों के बीच में धारा जो बहेगी वह समान प्रकार से प्रवाहित होगी, ठीक। ये क्या है? बैटरी है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़े, इस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन होता है तो आप कहेंगे इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को श्रेणी कॉम्बिनेशन माने श्रेणी संयोजन।
इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। चलिए अब देखिए इसका समीकरण कैसे आएगा। तो आपको इससे पहले आपको ओम का नियम पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, देखो यहाँ पे लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू होता है IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ से आप इस समीकरण को मान लीजिए A समीकरण है, ठीक। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1 हो जाएगा, ये समीकरण आपका 1 बनेगा। V2 बराबर IR2 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। V3 बराबर IR3 हो जाएगा, ये समीकरण आपका 3 हो गया। तो आपने देखा क्या कि समीकरण 1 में V इक्वल टू IR1 है, फिर इसके बाद क्या है, R2 है, R3 है। इसमें आपको करना क्या होगा, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I, देखिए सब में कॉमन है तो हम I को बाहर ले लिए। यहाँ पे क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात समझ में आया। माने ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए क्या होगा, V1 बराबर IR1 हो गया, दूसरे के लिए IR2 हो गया, तीसरे के लिए IR3 हो गया। अब तीनों समीकरणों को आपने जब जोड़ दिया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर I सब में है, इसलिए I को बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको मान लीजिए, मानिए आप माना V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या मान लीजिए, V मान लीजिए। जब V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V मान लेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V I इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। बोलो, I को अगर इधर लाएंगे, इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा, बराबर क्या बन गया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं R। क्या लिख सकते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहाँ से लिख सकते हैं, देखिए R कैसे लिखा जाएगा। जब आपको मैंने पढ़ाया ओम के नियम से, यहाँ समीकरण 1 देख रहे हैं, यहाँ पे अगर इसको लिखेंगे तो V अपान I बराबर क्या बनेगा, R ही न बनेगा। यहाँ से देखिए इसको इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, V अपान I के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो ये आपका श्रेणी संयोजन हो गया। क्या हो गया, श्रेणी संयोजन। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्लियर, एक बार फिर समझ लीजिए। श्रेणी संयोजन में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, दूसरे का जो दूसरा होता है उसको तीसरे के पहले से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन। इसमें आपको बताया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है और धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। ठीक, धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो ओम के नियम से क्या हुआ कि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ इसी प्रकार हम क्या किए, पहले प्रतिरोध के लिए तो V1 बराबर IR1 मिल गया हमको, V2 बराबर IR2 मिल गया, V3 बराबर IR3 मिल गया। अब तीनों समीकरणों को क्या किया आपने, जोड़ दिया। जब जोड़ा तो यहाँ क्या मिला, V1 प्लस V2 प्लस V3, माने V1 प्लस V2 प्लस V3 मिला, बराबर I देखिए सब में कॉमन है तो I बाहर ले लीजिए। यहाँ से R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल जाएगा। तो मान लीजिए, माना V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या है, V के बराबर है। तो
तो v इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो यहाँ से i को हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो v अपान आई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे r इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका क्या हो गया कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान हो गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का मान सर्वाधिक होता है। तो आप बताएंगे श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का मान सर्वाधिक होता है। अगर पूछा जाए धारा का मान किसमें कम होता है, तो धारा का मान इसमें कम नहीं होता है। धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। श्रेणी संयोजन में धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। और आप ये भी कह सकते हैं प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया पहला श्रेणी संयोजन। ठीक, अब हम बात करते हैं समांतर संयोजन की। किसकी बात करते हैं, समांतर संयोजन की बात करते हैं। दूसरा आपका है समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के संयोजन में क्या होता है, आप कह सकते हैं इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों को अलग अलग जोड़ा जाता है। अलग अलग जोड़ा जाता है। देखिए जैसे ये मान लीजिए इसमें प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है। जबकि ये R1 है पहला प्रतिरोध, ये R2 और ये R3। इसमें धारा का मान क्या होगा, I1 होगा, इसमें आपका I2 होगा और इसमें क्या होगा, I3 होगा। तो आपने देखा कि जो समांतर संयोजन होता है इसमें धारा का मान क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है, एक समान होता है। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें भी ओम का नियम लगेगा। ओम के नियम से आप क्या बताएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ओम का क्या नियम होता है, V इक्वल टू आई आर। पहले समझ लीजिए समांतर संयोजन में क्या आपको मिला कि प्रत्येक प्रतिरोध को अलग अलग जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, प्रत्येक प्रतिरोध को अलग अलग जोड़ा जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है प्रत्येक प्रतिरोधों के बीच विभवांतर का मान एक समान होता है, जबकि धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, अब आप देख लीजिए कैसे होता है। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या बताया जाता है, यहाँ देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, इन होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आप ये भी बता सकते हैं, इस प्रकार देखिए I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पहले प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, I1 होगा, भाई पहला धारा I1 है, तो R V अपान R1 हो गया। भाई विभवांतर सब में समान है, V अपान क्या हो जाएगा, R1 होगा ना। ऐसे ही इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, I2 बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपान R2, बोलो V अपान R2 लिख सकते हैं, तथा R3 बराबर क्या कर दीजिए,
I3 बराबर हो जाएगा आपका I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। अब समीकरण को जोड़ दीजिए। अब समीकरण 1 2 3 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 + 3 से वही प्रोसेस है, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको I1 + I2 + I3 बराबर, अब देखिए कॉमन क्या बनेगा, V कॉमन बनेगा। यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 + 1/ क्या मिलेगा R3 मिलेगा। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 मिलेगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे मिल गया आपको I1 + I2 + I3, ठीक, बराबर V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये मिलेगा। अब आप मान सकते हैं, माना I बराबर I1 + I2 + I3 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I हो जाएगा, अपान क्या हो गया V हो गया। अरे V को इधर ला दिया मैंने, बराबर क्या हो गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक, ये क्लियर है। अब V/I होता है तो R कहते हो, I/V होगा तो उल्टा हो जाएगा, बोलो। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/ क्या R3। इस तरह से आपका ये कौन सा संयोजन हो गया, समांतर संयोजन। तो आपने देखा कि समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, माने इसमें आपने देखा। अब लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। यही कारण होता है कि जो विभवांतर है, मैं देखो दोनों में अंतर क्या है, श्रेणी में क्या होता है विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान एक समान होता है। समांतर में क्या होता है, विभवांतर एक समान होता है, जबकि धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जिसको जितने की आवश्यकता होती है, जितने करंट की आवश्यकता होती है, इस इंस्ट्रूमेंट को उतना करंट इसमें प्रोवाइड हो सकता है। लेकिन श्रेणी संयोजन में ऐसा नहीं है। श्रेणी संयोजन में सबको धारा क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस तरह से आपको बताया गया कि जो घरों में वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है, समांतर क्रम में होती है। समांतर क्रम में क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग अप्लायंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो होते हैं, उनको अलग अलग धारा की आवश्यकता होती है। जिसको जितनी धारा की आवश्यकता होगी वह उतनी धारा उसको मिलेगी। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण धारा का मान क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर हो गया, बताइएगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि प्रतिरोधों का संयोजन, तो आप समझिएगा प्रतिरोधों के संयोजन में दो प्रकार से संयोजित किया जाता है, एक श्रेणी होता है और एक समांतर होता है। अब हम बात करते हैं देखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसको समझ लीजिए क्या होता है। आपको एक इक्वेशन पता होगा, समीकरण, यहाँ पे R = आपने पढ़ा होगा ρL/A, ये समीकरण पढ़ा होगा। ये समीकरण क्या बताता है, यहाँ पे रो क्या होता है, रो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ध्यान दीजिएगा, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये प्रत्येक पदार्थों के लिए इसका मान निश्चित होता है, ठीक। जैसे चांदी है तो चांदी के लिए निश्चित है, अगर चांदी जितना है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, चाहे लंबा हो, सबके लिए क्या होता है, रो का मान एक समान होता है। लोहा है तो उसके लिए एक समान होगा, टीना है तो उसके लिए एक समान होगा, लकड़ी है तो उसके लिए एक समान। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक। अब हम देखते हैं क्या कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/, क्या मिलेगा, हमें A मिलेगा। इसका कहने का मतलब समझो, यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाती है,
लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। पहला समीकरण, पहला पॉइंट ये कहता है यदि किसी चालक तार की लंबाई क्या हो, लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बताइए, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। क्या है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना अधिक लंबाई बढ़ती जाएगी उतना प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। यही कारण होता है, नहीं तो क्या होता, एक जगह ट्रांसफार्मर होता, पूरे जिला भर में लाइट क्या होती, प्रवाहित की जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि जब तार की लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, तार अधिक गर्म हो जाएगा। ठीक है, यही कारण होता है कि जो क्या होता है कि खंभे से दूर, मतलब जितना अधिक दूर पे जाता है तो उसके यहाँ जाते जाते करंट की वैल्यू क्या होती है, घटने लगती है। वो क्या करता है, अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करता है, कहने का मतलब स्टेबलाइजर लगाता है, जो क्या करता है कि उस करंट को खींचने, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। बोलो, स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं, वोल्टेज बढ़ाने के लिए ना, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तभी धारा का मान बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे, धारा नहीं बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है। जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे समझिए कि किसी भी अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। यदि आप ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ये समीकरण आपका बता रहा है कौन सा, ये देखो, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, उसमें उतना अधिक धारा प्रवाहित की जाएगी। जैसे देखो, आप देखते होंगे कि प्रेस का जो तार होता है या हीटर का जो तार होता है वह मोटा होता है। क्या होता है, मोटा इसीलिए होता है कि उसका जो है रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा। अगर वही पतला तार लगाएंगे तो तार क्या होगा, पिघल जाएगा, इतना अधिक गर्म होगा कि तुरंत क्या होगा, पिघल जाएगा। बात समझिएगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो आप इंस्ट्रूमेंट लाते हैं हैवी, जैसे मोटर वगैरह होता है, उसके लिए तार मोटा चाहिए। ठीक है, अगर आप पतला तार लगाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो उष्मा क्या होगी, बढ़ेगी। भाई यहाँ पे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव आपको पढ़ा जाएगा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, विद्युत धारा के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। बात समझ रहे हैं नहीं, तार गर्म होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर चालक, जैसे क्या कहने का मतलब, एक होता है सुचालक, ठीक है, जो चालक होता है अगर उसका ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान उसका बढ़ेगा। लेकिन जो अर्धचालक होता है उसका ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। बात समझ रहे हैं नहीं, एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है। जैसे जर्मेनियम है आपका, तो जर्मेनियम का ताप बढ़ाने से चालकता उसकी बढ़ती है। लेकिन अगर आपका क्या है, सिल्वर है या कॉपर है, ठीक है, या एल्युमिनियम है, अगर इसका ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं नहीं, क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बता दिया गया प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अगर लंबाई होता है और क्षेत्रफल होता है और ताप भी होता है। क्या होता है,
ताप भी होता है, माने ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, बात समझ में आया? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं और किस प्रकार से ये इसको प्रभावित करते हैं। तो आपका इतना हो गया ये प्रभावित करने वाले कारक। कल आप लोग को माने अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। ठीक, क्या पढ़ेंगे आप लोग? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे क्या होता है कि किसी तार में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा खर्च होता है। बात समझ रहे हैं? क्या होता है, ऊर्जा खर्च होता है। तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगले लेक्चर में ये पढ़ाया जाएगा।